तो चलिए एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है जो सॉल्यूट के पार्टिकल पे डिपेंड करता है, लेकिन सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करता है। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितने प्रकार के होते हैं बताइए? चार। कौन कौन सा? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथा क्या होता है भाई? ऑस्मोटिक प्रेशर। याद रखिएगा, अगर आपसे कोई बोलेगा आप बताइए वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्या? वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होता है, लेकिन रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है। अगर आपसे कोई बोलेगा बॉइलिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, नहीं, इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है। उसी प्रकार फ्रीजिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ऑस्मोटिक, देखिए जो प्रेशर होता है ना भाई, वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होता है, लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो एक नीट का क्वेश्चन बहुत साल पहले आया था कि कौन सा कोलिगेटिव, इसमें से कौन सा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है? तो ऑप्शन था बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, प्रेशर, और एक था ऑस्मोटिक प्रेशर। तो कौन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगा भाई? ऑस्मोटिक प्रेशर। समझ पा रहे हैं क्या? और आपको एक लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो यहाँ में हमने एक फॉर्मूला देखा था भाई, पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल टू क्या होता है? एक्स बी। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? और इस एक्स बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? एन बी डिवाइड बाई एन ए प्लस एन बी। अगर सोल्यूशन बहुत वेरी वेरी डाइल्यूटेड होगा तो हम लोग डिनोमिनेटर से एन बी को निगलेक्ट कर सकते हैं एन ए के रिस्पेक्ट में। तो क्या यहाँ से एक फॉर्मूला भी बनाया गया था बताइए? क्या पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट की वैल्यू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए आ रहा था? क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? और इसमें हर एक टर्म को मालूम होना चाहिए। पी ए नॉट क्या है बताइए? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। पी एस क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। डब्ल्यू बी क्या है? मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। और ये क्या है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मोलिकुलर मास। और एम ए क्या है? सॉल्वेंट का मोलर मास और सॉल्वेंट का मास। समझ पा रहे हैं क्या? अच्छा, आप थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि बताइए सोल्यूशन का वेपर प्रेशर और प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर में किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा? प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, क्योंकि जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाते हैं तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर पहले से कम हो जाता है, और जितना कम होता है उसी का क्या नाम था? उसी का क्या नाम था भाई? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। चलिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है देखिए? वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन containing 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 116 ग्राम ऑफ एसीटोन। एसीटोन कितना है भाई? 116 ग्राम। और उसमें सॉल्यूट कितना है? सॉल्यूट कितना है बताइए? 10 ग्राम। और आपको क्या करना है? और एट 30 डिग्री सेल्सियस पे बताइए, एट 30 डिग्री सेल्सियस द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कितना आ गया? 290 टॉर। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर एसीटोन इज 300 टॉर। तो क्या आप लोग कैलकुलेट करेंगे? देखिए थोड़ा सा ध्यान देंगे, हमारे पास में सॉल्वेंट कितना, सॉल्वेंट क्या है बताइए? एसीटोन है। क्या है बताइए? तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करो भाई। हमारा ये देखिए, आप थोड़ा सा एक डायग्राम बना लीजिए। ये क्या है भाई आपके पास? ये है एसीटोन। एसीटोन कितना है? 116 ग्राम। और इसमें आप क्या डाल रहे हैं? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। कितना ग्राम? 10 ग्राम। ठीक है, तो आपको बताना है जो सॉल्यूट मिलाया जा रहा है उसका मोलर मास क्या होगा। तो आप देखिए थोड़ा सा ध्यान देना है। तो बताइए सबसे पहले जो जो दिया है उसको लिख लेना है। बताइए डब्ल्यू बी क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 10। समझ पा रहे हैं कि आप लोग? क्या निकालना है? इसी का मोलिकुलर मास। सॉल्वेंट का बताइए मास कितना है? 116 ग्राम। क्या सॉल्वेंट का मोलर मास कितना होगा? अब बोलेंगे कि एसीटोन, एसीटोन का तो फॉर्मूला याद होना पड़ेगा ना भाई, प्रोपानोन को ही तो एसीटोन बोला जाता है। तो लोग कितना जल्दी भूल जाता है ना। जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसी का तो नाम है एसीटोन। ठीक है, तो बताइए इसका मोलर मास निकाल लेंगे। जल्दी से बताइए मोलर मास कैसे निकालेंगे? मोलर मास बताइए, थोड़ा सा ध्यान दो भाई। क्या इसका जो इधर मास आएगा इधर भी मास सेम आएगा? मतलब CH3 में कार्बन का मास कितना होता है? 12, और हाइड्रोजन का 3, तो क्या 3 लिख दिया जाए? क्या इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए 2 से? क्योंकि इसका जो मोलर मास है इधर भी तो सेम सेम है ना। और फिर एक कार्बन है तो कितना हो जाएगा? 12। ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 16। ऐसे ही तो मोलर मास निकालते हैं।
तो बताइए कितना हो जाएगा, 15 टू जा 30 प्लस 28, क्या 58 आ जाएगा। तो बताइए मोलर मास कितना आ गया, 58। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या भाई? ठीक है, आप इधर से समझ लीजिए, मोलर मास ऐसे ही निकालना है। चलिए और क्या दिया है आपको, पीए नॉट क्या है, पीए नॉट, पीए नॉट होता था वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। देखो प्योर एसीटोन का वेपर प्रेशर कितना है, 300 टॉर। लेकिन क्या बोला गया है कि जब हमारा, ध्यान से सुनेंगे, 116 ग्राम एसीटोन था, जब तुमने 10 ग्राम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिलाया तो उस समय सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना था, 290 टॉर। मतलब वो सोल्यूशन का दिया है भाई, याद रखिएगा सोल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट से तो कम ही होगा। समझ पा रहे हैं क्या? अब फॉर्मूला ही तो लगाना है। चलिए, क्या ये मुझे लग रहा है कि मोलर मास निकालना बहुत आसान है। अब ये फॉर्मूला निकालना है तो क्या फॉर्मूला यूज किया जाए बताइए, पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल टू क्या है बताइए, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए। बताइए पी ए नॉट की वैल्यू कितनी है, पी एस की वैल्यू 290, पी ए नॉट कितना 300, डब्ल्यू बी बताइए कितना है, डब्ल्यू बी 10, और इसका मोलर मास क्या है कैलकुलेट करना है, और एम ए क्या होगा 58, और इसकी वैल्यू कितनी है 160। अब 58 टू जा कितना होता है, 116 होता है क्या, बोलो भाई ऐसा होता है क्या, 58 टू जा, तुम लोग भी भूल गया, 58 टू जा 116, और 2 से कितना टाइम्स में, 5 टाइम्स में। और यहां से बताइए कितना आएगा डिफरेंस, 10 डिवाइड बाई 300 इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई एम बी। समझ पा रहे हैं क्या आप लोग, क्या ये कर सकता है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। समझ पा रहे हैं क्या आप लोग? तो बताइए क्या लिखा जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू एम बी इज इक्वल टू 300 हो जाएगा। तो बताइए एम बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300 डिवाइड बाई 2 तो कितना 150। तो इसका आंसर कितना हो गया, मोलर मास ग्राम पर मोल, 150 ग्राम पर मोल, क्योंकि मोलर मास का यूनिट होता है ग्राम पर मोल। Vapor pressure of pure benzene at a certain temperature is, vapor pressure of pure benzene at a certain temperature is 0.850 bar, 0.850 bar when a non-volatile solute, when a non-volatile solute of mass 0.5 gram when a non-volatile solute of mass 0.5 gram is dissolved in 39 gram of benzene, dissolved in 39 gram of benzene, 39 gram of benzene, the vapor pressure of solution become, the vapor pressure of solution become 0.845 bar, 0.845 bar. Calculate molar mass of solute, calculate molar mass of solute. कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? तो अब देखिए सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए कि क्वेश्चन दिया क्या है ना, क्वेश्चन दिया क्या है, कैलकुलेट क्या करना है। सबसे पहले आप लोग एक बार पढ़ेंगे भाई, तो लिखा है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट ए सर्टेन टेम्परेचर। देखिए हमारा क्या है भाई, देखिए आपके पास क्या है भाई, प्योर बेंजीन है, ये क्या है प्योर बेंजीन, ये है बेंजीन, कितना ग्राम है बताइए, 39 ग्राम प्योर बेंजीन है। और प्योर बेंजीन का जो वेपर प्रेशर है, तो प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर को पी नोट लिखिए। तो आप मुझे बताइए पी नोट की वैल्यू कितनी है, 0.850 बार। ठीक है, और जब इसको आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिला रहे तो उस समय सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना हो गया, पीएस की वैल्यू बताइए कितना है, 0.845 बार। अच्छा जो आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला रहे हैं उसका मास कितना है बताइए, 0.5 ग्राम।
तो बताइए वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 0.5 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 39 ग्राम, और क्या है भाई बेंजीन, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है C6H6। क्या इसका मोलर वेट तो निकाल ही सकते हैं ना, कितना होता है, चलिए जल्दी से कैलकुलेट करेंगे। जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है उसी का मास निकालना है, उसी का मोलर 170, क्या भाई आंसर 170 आ रही है। हाँ तो जिसका 170 आ रहा है बिल्कुल सही है। देखिए फॉर्मूला आप लोग तो यही लगाएंगे भाई, PA नॉट माइनस PS अपॉन PA नॉट इज इक्वल टू WB डिवाइड बाई MB इंटू MA डिवाइड बाई W है। PA नॉट कितना है बताइए, PA नॉट की वैल्यू 0.850 माइनस 0.845 डिवाइड बाई 0.850। WB क्या बताइए, WB 0.5, मोलर मास कितना है वही तो निकालना है। और बताइए MA कितना है, MA 78 और सॉल्वेंट का मास 39। इसको इससे काट दो, कितना टाइम्स में भाई 2 टाइम्स में, इसको माइनस करने से कितना आता है 0.05, 0.005, तो 005 डिवाइड बाई 0.850। अब देखिए 2 को जब 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई 1। अच्छा देखिए अब इसको क्या करना है, इसको भी रिवर्स कर दो, इसको भी रिवर्स कर दो, क्योंकि 1/MB की वैल्यू है ऐसा। तो बताइए मैं लिख सकता हूं क्या 0.850 डिवाइड बाई 0.005 इज इक्वल टू MB, लिख सकते हैं क्या ऐसा। जैसे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर भाई A/B का वैल्यू अगर X/Y का बराबर होता है तो आप लिख सकते हैं इधर भी रिवर्स कर दो, B/A इधर भी रिवर्स कर दो, Y/X बराबर ही तो होता है। समझ पा रही है क्या आप लोग, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो क्रॉस मल्टीप्लाई का नाम जानते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको इससे, फिर इसको डिवाइड करेंगे तो यही वैल्यू आएगी, है ना। तो अब थोड़ा सा ध्यान देना, डेसिमल के बाद 3 डिजिट है और ये भी डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, तो क्या इसको 1000 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया जाए, क्या आप समझ पा रहे हैं भाई। देखिए अगर कोई भी स्टूडेंट थोड़ा सा डाउट हो रही है तो देखिए मैंने इसको क्रॉस ही तो मल्टीप्लाई किया है 0.005 इंटू MB। अब इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.850 हो जाएगा, तो MB की वैल्यू तो क्या ही हो जाएगी 0.850 डिवाइड बाई 0.005, वही यहाँ में डायरेक्टली लिख दिया है, ठीक है। तो देखिए बताइए यहाँ से MB की वैल्यू क्या आ जाएगी 850 डिवाइड बाई 5, कट जाएगा कितना टाइम्स में, और याद रखना मोलर मास का यूनिट क्या होता है ग्राम पर मोल। ओ सॉरी बॉइलिंग पॉइंट नहीं पढ़ना था, इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो दूसरा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी शुरू हो रही है जिसका नाम है इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अगर ये क्वेश्चन में किसी को भी डाउट है आप डायरेक्टली पूछ, कॉपी हो गया, ठीक है कॉपी कर लिए होंगे। तो आइए भाई आगे बढ़ते हैं सेकेंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की तरफ में। इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, लीजिएगा इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है। तो सबसे पहले इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को समझने के लिए बॉइलिंग पॉइंट समझना पड़ेगा। तो थोड़ा अभी कॉपी नहीं करना है, पहले 10 मिनट आप लोग पूरा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। बॉइलिंग पॉइंट, देखिए बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है क्या, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। देखिए बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ये नहीं होता है कि जिस टेम्परेचर पे लिक्विड स्टार्ट होता है इवोपोरेट करना उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ये तो बचपन में सिखाया जाता है क्लास 9 में, जिस टेम्परेचर पे वाटर का इवोपोरेशन स्टार्ट हो जाता है उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। क्लियर है ना भाई। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है द टेम्परेचर एट विच vapor pressure of liquid is equal to external pressure। ठीक है, मतलब जिस टेम्परेचर पे अंदर वाली प्रेशर और अंदर का वेपर प्रेशर और बाहर का वेपर प्रेशर जिस टेम्परेचर पे बराबर हो जाता है उसी टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट बोला जाता है। जैसे भाई थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मान लो आप लिक्विड है भाई, यहाँ में पानी है, तो पानी में तो यहाँ में लिक्विड है, मान लो ये वाटर है भाई, और आप यहाँ से हीट कर रहे हैं, क्या भाई बाहर से भी तो प्रेशर लगता है, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल प्रेशर। और जब हीट कर रहे हैं तो ये जो लिक्विड है, लिक्विड वेपर, वो भी ये सरफेस में प्रेशर लगा रही है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं प्रेशर ऑफ गैस, मतलब प्रेशर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल।
मतलब वाटर मॉलिक्यूल भी इसके ऊपर में प्रेशर लगा रहा है और बाहर से भी प्रेशर लग रहा है। तो क्या आप मुझे बताइए 30 डिग्री टेम्परेचर जब आप हीट करेंगे तो बताइए क्या ये लिक्विड का इवोपोरेशन स्टार्ट हो जाता है क्या? नहीं। अगर लिक्विड का इवोपोरेशन स्टार्ट नहीं हो रहा है इसका क्या मतलब है भाई? बाहर वाला प्रेशर अभी ज्यादा है और अंदर वाला वेपर प्रेशर अभी कम है, इसलिए उस लिक्विड का इवोपोरेशन स्टार्ट नहीं हो रहा है। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? अब जैसे ही आप टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होती है ना भाई, उस केस में क्या होता है कि एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर बराबर हो जाता है, तो उस समय लिक्विड का इवोपोरेशन भी स्टार्ट होने लगता है। तो उसी टेम्परेचर का नाम है बॉइलिंग पॉइंट। मतलब जिस टेम्परेचर पे एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर बराबर होती है उसी टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? अगर मैं बोलूं कि बाहर का प्रेशर ज्यादा है अंदर का प्रेशर कम है तो लिक्विड का इवोपोरेशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। लिक्विड का इवोपोरेशन कब हो सकता है? जब बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर क्या हो जाए? बराबर हो जाए। और जिस टेम्परेचर पे ये बराबर हो जाता है उसी टेम्परेचर का नाम क्या हो जाता है? बॉइलिंग पॉइंट। क्या आप समझ पा रहे होंगे भाई? ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए। थोड़ा सा अभी मैं ग्राफ से भी समझाऊंगा। जैसे मान लो ये हमारे पास में प्योर सॉल्वेंट है। क्या है भाई? प्योर सॉल्वेंट है। और सॉल्वेंट को मैंने मान लीजिए क्या ले लिया? वाटर। प्योर सॉल्वेंट क्या है भाई? वाटर। यहाँ में क्या है भाई? वाटर है। अच्छा वाटर है तो इसकी कुछ बॉइलिंग पॉइंट होगी क्योंकि इसमें हमने कुछ भी नहीं मिलाया भाई, ये प्योर सॉल्वेंट है। और प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट को एक नाम दे दिया गया टीवी नॉट से। क्या नाम दे दिया गया? टीवी नॉट। टीवी नॉट क्या है भाई? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। क्या नाम है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। मतलब उस टेम्परेचर पे इस सॉल्वेंट का, मान लो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है भाई? टीवी नॉट। मतलब इस टेम्परेचर पे अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर बराबर होगा। टीवी नॉट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर। ये क्या है भाई? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। देखिए जब भी नोट लग जाए समझ लेना वो प्योर की बात किया जा रहा है। अब आपने इसमें क्या करा? अरे भाई नॉन वोलेटाइल, आपके पास यहाँ में क्या था? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ये आपका क्या है? नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है। अब जैसे ही आपने इसको इसके अंदर में मिलाया, पहले हमारे पास में प्योर सॉल्वेंट था और प्योर सॉल्वेंट की बॉइलिंग पॉइंट कितनी थी भाई? टीवी नॉट। अब जैसे ही आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाएंगे तो बताइए यहाँ में क्या बन जाएगा भाई? सोल्यूशन। क्या बन जाएगा? सोल्यूशन। ठीक है, अब ये हमारा ये क्या बन गया भाई? सोल्यूशन। और ये सोल्यूशन में क्या है बताइए? सोल्यूशन में तो प्योर सॉल्वेंट है और इस साथ ही साथ में क्या है बताइए? नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है। साथ ही साथ क्या है बताइए? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। अच्छा अब थोड़ा सा ध्यान देना कि ये सोल्यूशन है और इस सोल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट को टीबी बोला गया। टीबी क्या है भाई? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। टीबी का नाम क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। तो आप मुझे बताइए टीबी नॉट ज्यादा है कि टीबी ज्यादा है? टीबी की वैल्यू ज्यादा होगी कि टीबी नॉट की वैल्यू ज्यादा होगी? मतलब प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा या सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? सोल्यूशन का ज्यादा होगा। अच्छा क्यों ज्यादा होगा? जैसे मैं आपको लास्ट क्लास में ही बोला था कि मान लो हमारे पास में प्योर सॉल्वेंट है और जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो सोल्यूशन बनता है, तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर ज्यादा बनता है। क्या आप समझ पा रहे हैं? क्या लास्ट क्लास में जब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पढ़ रहे थे तो आपको क्या बताया गया था कि प्योर सॉल्वेंट का ज्यादा वेपर बनता है और सोल्यूशन का कम वेपर बनता है? क्या कुछ याद आ रही है क्या? अच्छा सोल्यूशन का वेपर कम बन रहा है, इसका मतलब बताओ सोल्यूशन में एट्रैक्शन ज्यादा होगा कि कम होगा? भाई एट्रैक्शन है इसीलिए तो कम वेपर बन रहा है। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? तो क्या मैं बोल सकता हूं कि सोल्यूशन में एट्रैक्शन ज्यादा होगा? अरे भाई सोल्यूशन में एट्रैक्शन ज्यादा होगा इसलिए वेपर कम बन रहा है। अगर सोल्यूशन में एट्रैक्शन ज्यादा है तो उसको अलग करने के लिए उसकी बॉइलिंग पॉइंट बताइए ज्यादा होगी कि कम होगी? ज्यादा होगी। मैं बोल सकता हूं क्या कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन इज ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। इसका मतलब बताइए क्या टीवी नॉट की वैल्यू, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्या टीवी की वैल्यू टीवी नॉट से ज्यादा होगी? क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? तो पहले मान लीजिए बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस थी और जैसे तुमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट 102 डिग्री सेल्सियस हो गई। तो जितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है उसी का नाम हो जाता है राइज इन बॉइलिंग पॉइंट या इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? पहले जितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है उसी का नाम क्या होता है? इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और जो इलेवेशन जो, अच्छा बताइए इसकी बॉइलिंग पॉइंट कम है इसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो इसका चेंज को कैसे निकाला जाए? क्या इसका चेंज को कैसे निकाला जाए भाई? हाँ इसकी चेंज को हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं ना, डेल्टा टीवी जो होगा
वो क्या होगा भाई, बड़ा में से छोटा को माइनस करेंगे, बड़ा तो टीबी है और छोटा तो टीबी नॉट है, यही इतना ही बॉइलिंग पॉइंट का चेंज आएगा, और वही डेल्टा टीबी का नाम क्या है, राइज इन बॉइलिंग पॉइंट, या हम लोग क्या भी बोल सकते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मतलब इलेवेशन यही इतना ही तो चेंज आएगा भाई, ये 100 डिग्री सेल्सियस है, ये 200 डिग्री सेल्सियस है, तो बॉइलिंग पॉइंट कितना डिग्री सेल्सियस बढ़ गया पहले से, अरे भाई 2 ही डिग्री ना सेल्सियस बढ़ गया था, पहले तो 100 था, और जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आपने मिलाया तो सोल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट कितनी डिग्री सेल्सियस बढ़ गई, 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ गई। कैसे निकालेंगे, 100 टू -100, तो 2 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगी। क्या समझ पा रहे हैं क्या, और जितनी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ती है उसी का नाम क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या नाम है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या भाई। अच्छा थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अभी कॉपी नहीं लिखना है, थोड़ा सा ग्राफ से भी समझते हैं, थोड़ा सा ग्राफ से भी समझते हैं। देखिए इधर, अच्छा मैंने बोला था कि बॉइलिंग पॉइंट का डिफिनेशन क्या है, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर। मतलब जिस टेम्परेचर पे लिक्विड का प्रेशर और बाहर का प्रेशर बराबर होगा उसी को क्या बोला जाएगा, उसी टेम्परेचर को क्या बोला जाएगा। क्या आप मुझे बताइए, वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ बनाए थे क्या भाई, क्या वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ बनाए थे क्या, जब हम लोग एक टॉपिक पढ़ रहे थे जिसका नाम है वेपर प्रेशर। क्या बताइए, वेपर प्रेशर टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है। अरे भाई वेपर प्रेशर रॉल्स लॉ से भी पढ़ रहे एक टॉपिक था, है ना, तो बताइए वेपर प्रेशर टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है। और भाई वेपर प्रेशर का डिफिनेशन यही था कि वेपर प्रेशर नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ लिक्विड पे, शेप एंड साइज ऑफ कंटेनर पे डिपेंड नहीं करता है। वेपर प्रेशर टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। मैं आपको ये भी बताया था कि टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ता है, क्या वो स्ट्रेट लाइन में बढ़ता है या एक्सपोनेंशियल बढ़ता है, एक्सपोनेंशियल बढ़ता है। क्या याद आ रही है क्या। तो देखिए वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ थोड़ा सा समझने की कोशिश करो भाई। मान लो ये हमारा टेम्परेचर बढ़ा है, वेपर प्रेशर बढ़ा, ये प्योर सॉल्वेंट था। क्या था भाई, ये प्योर सॉल्वेंट था। अभी कॉपी नहीं करेंगे, पहले समझेंगे। प्योर सॉल्वेंट का ये कर्व ऐसा हुआ, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाएंगे वेपर तो बढ़ेगा ही ना भाई। जैसे मान लो ग्लास है, एक ग्लास वाटर को ऐसे ही छोड़ दीजिए, और दूसरा कंडीशन ये है कि एक ग्लास वाटर को आप नीचे से हीट करना स्टार्ट करिए, तो किसके वेपर ज्यादा बनेंगे भाई, जिसको तुम हीट करेगा उस मॉलिक्यूल को एनर्जी मिलेगा और उसका इवोपोरेशन स्टार्ट होने लगेगा। मतलब जितना वेपर बनेगा उतना ही तो ज्यादा वेपर प्रेशर होगा। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर तो बढ़ेगा, ये तो 100% सही है ना। अच्छा चलिए ठीक है, ये ग्राफ किसका है भाई, प्योर सॉल्वेंट का। अब आपने इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिए हैं, क्या मिला दिए हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो बताइए सोल्यूशन का जो वेपर बनेगा वो प्योर सॉल्वेंट से ज्यादा होगा कि कम होगा। अच्छा भाई, जो सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो प्योर सॉल्वेंट से ज्यादा है कि कम बनेगा, कम बनेगा। तो बताइए कौन सा ग्राफ सही है, ग्राफ नंबर 1, ग्राफ नंबर 2 कौन सही है। बताइए जो सोल्यूशन होगा वो तो आप बोल रहे हैं कि प्योर सॉल्वेंट से तो कम ही होगा, कम होगा, तो कौन सा ग्राफ सही है, 1 है कि 2, 1 है। अरे भाई 1 तो ज्यादा ना हो गया भाई उससे, तो ग्राफ कौन सा हो जाएगा, 2। क्या आप समझ पा रहे हैं ना। तो देखिए अब जो सोल्यूशन का कर्व, ये सोल्यूशन का कर्व हो जाएगा भाई, प्योर सॉल्वेंट से तो कम ही ना रहेगा। क्या आप समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे भाई, समझ पा रहे हैं ना। जैसे प्योर सॉल्वेंट का वेपर जो बना, जब तुमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया तो सोल्यूशन बना, सोल्यूशन का वेपर प्योर सॉल्वेंट से तो कम ही रहेगा। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या। अच्छा आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, चलो पूरा ध्यान दे रहे हैं, है ना। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या करा, एक प्रेशर मान लिया भाई, एक लाइन है ये एक्सटर्नल प्रेशर है। क्या है भाई, एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है, मैंने एक्सटर्नल प्रेशर मान लिया, मान लो ये इसका एक्सटर्नल प्रेशर कुछ ना कुछ मान लीजिए आप लोग। समझ पा रहे हैं क्या भाई, मैंने क्या बोला था, जिस टेम्परेचर पे बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर बराबर होता है उसी का नाम ना बॉइलिंग पॉइंट होता है भाई। तो मान लीजिए जो एक्सटर्नल प्रेशर है उसको मान लिया गया 1 एटीएम, कितना मान लिया गया, 1 एटीएम। अभी एक्सटर्नल प्रेशर कितनी है भाई, 1 एटीएम। अब थोड़ा सा ध्यान देना, अब देखो ये प्योर सॉल्वेंट है, समझने की कोशिश करो, क्या ये प्योर सॉल्वेंट है क्या। अच्छा इस पॉइंट पे थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये जो बबल बनाई जा रही है इस पॉइंट पे, क्या प्योर सॉल्वेंट का वेपर और बाहर का प्रेशर बराबर हो गया क्या, क्या इस टेम्परेचर पे
प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और बाहर का वेपर प्रेशर इस टेम्परेचर पे बराबर हो गया क्या? तो जिस टेम्परेचर पे अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर बराबर हो जाता है उसी टेम्परेचर का नाम क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट। क्या नाम होता है? क्या आप समझ पा रहे हैं भाई? तो ये जो बॉइलिंग पॉइंट होगी, जैसे आप समझ पा रहे होंगे, ये जो बॉइलिंग पॉइंट होगी वो किसकी बॉइलिंग पॉइंट होगी भाई? किसकी बॉइलिंग पॉइंट होगी? क्या ये प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट होगा क्या? क्या ये जो कर्व है, मतलब ये किसका बॉइलिंग पॉइंट होगा बताइए? प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट होगा। किसका बॉइलिंग पॉइंट है? प्योर सॉल्वेंट का। क्या इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये तो टीवी नॉट है? टीवी नॉट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। भाई मैंने बोला कि बॉइलिंग पॉइंट का डिफिनेशन ही क्या है? बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर जिस टेम्परेचर पे बराबर हो जाए। अब देखो यहाँ में जो प्योर सॉल्वेंट है इसका वेपर धीरे धीरे बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, और यहाँ से बाहर का एक्सटर्नल प्रेशर मैंने फिक्स कर दिया 1 atm। तो बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर इसी जगह तो बराबर हो रही है, तो क्या इसी टेम्परेचर का नाम क्या हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन ये बॉइलिंग पॉइंट किसके लिए है? प्योर सॉल्वेंट के लिए। क्या आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे भाई। अब ये बताइए यहाँ पे ये किसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं, तो क्या यहाँ में बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर, क्या सोल्यूशन का ये बाहर का प्रेशर और ये अंदर का प्रेशर बराबर हो गया ना भाई? क्या तो ये जो यहाँ पे क्या हो गया, बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर बराबर हो गया, इस पॉइंट को क्या बोला जाएगा? ये तो बॉइलिंग पॉइंट है किसका? सोल्यूशन का। ये प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है, ये सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है। अब बताइए टीवी नॉट ज्यादा है कि टीवी ज्यादा है? और भाई जैसे जैसे इधर दूर जाते हैं वैल्यू तो बढ़ती है ना। कौन बड़ा है? टीवी बड़ा है, टीवी नॉट बड़ा है? टीवी बड़ा है। क्या इन दोनों का बीच में कुछ गैप आ रहा है क्या? तो जो गैप आता है वही है डेल्टा टीवी। जो गैप आता है, जितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाती है वही हमारी क्या है? डेल्टा टीवी। डेल्टा टीवी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए? डेल्टा टीवी क्या हो जाएगा? टीवी माइनस टीवी नॉट। तो देखिए थोड़ा सा ध्यान देंगे, जो डेल्टा टीवी है, अगर आपसे कोई बोलेगा टीवी क्या है तो आप क्या बोलेंगे? टीवी नॉट क्या है तो आप बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अगर आपसे कोई बोलेगा टीवी क्या है तो क्या बोलेंगे? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। अगर आपसे कोई बोलेगा कि डेल्टा टीवी की वैल्यू क्या होगी तो आप बोलेंगे टीवी माइनस टीवी नॉट। और यही डेल्टा टीवी का नाम क्या है? राइज या इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? और देखा गया वो मोलालिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब इसके बारे में हम बात करेंगे। पहले आप इसको कॉपी करना चाहते हैं कॉपी कर लीजिए, जो लगता है कि ये कॉपी करना चाहिए करेंगे। इसके बाद ग्राफ बनाएंगे, उसके बाद इसका डिफिनेशन लिखाया जाएगा। यहाँ में जो एक्सटर्नल प्रेशर लिखा गया है इसको आप लोग कौन सा प्रेशर मानेंगे भाई? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब बाहर का प्रेशर। और जल्दी से कॉपी करिए, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग दोनों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को कवर करेंगे। आप लोग का चैप्टर खत्म होगा तब टेस्ट होगा, ये याद रखिएगा। इसलिए पढ़ाई करना स्टार्ट करिए। इसको कॉपी कर लीजिए, ग्राफ बना लीजिए भाई, ठीक है? इसके बाद मैं लिखा देता हूँ, ठीक है? कॉपी हो गया होगा ये ग्राफ, तो लिख सकते हैं when non-volatile solute is dissolved in solvent, then boiling point of solution, then boiling point of solution increases increase in boiling point are called increase in boiling point is called elevation in boiling point, ठीक है? और उसको उसके बाद आप ये सब कहानी करके ये सब लिख लेंगे, है ना?
चलिए, क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? एक प्योर सॉल्वेंट है, उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया गया तो सोल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गई, और जो इंक्रीज होता है उसका नाम क्या होता है भाई? राइज इन बॉइलिंग पॉइंट या इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और ग्राफ से तो ये बनाया गया है, क्या आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, कॉपी हो गया होगा, है ना? चलिए भाई, कॉपी कर लिए क्या? यहाँ तक कॉपी हो गया, और ग्राफ भी बना लिए, क्योंकि ये प्योर सॉल्वेंट का कर्व है जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया जाता है। कर्व किसका किसका बीच में बनाया गया था भाई? वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का कर्व बनाया गया था, और बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर को 1 atm मानते हुए, है ना? और ये प्योर सॉल्वेंट का कर्व था, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से वेपर पहले से कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, तो ये लाइन से नीचे ही आएगा सोल्यूशन का कर्व, है ना? तो देखा गया कि सोल्यूशन का वेपर प्रेशर और बाहर का प्रेशर इस टेम्परेचर पे बराबर है, तो उसका नाम हो गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और सोल्यूशन का और बाहर का प्रेशर, इसका नाम हो गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। जितना बढ़ गया उसी को डेल्टा टीवी बोला जाता है। कॉपी हो गया होगा यहाँ तक, है ना? तो देखिए क्या देखा गया मैथमेटिकली क्या देखा गया भाई, कि जो डेल्टा टीवी होती है वो मोलालिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। डेल्टा टीवी मतलब राइज इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी ऑफ सोल्यूशन। ये पूरा डिराइव किया गया, तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं डेल्टा टीवी इज इक्वल टू, देखिए जब भी प्रोपोर्शनलिटी आता है तो ये कांस्टेंट आता है, और उस कांस्टेंट का नाम क्या है भाई? केवी इंटू एम। तो एक फॉर्मूला बन गया कि जो राइज इन बॉइलिंग पॉइंट होता है वो किसके बराबर होता है? केवी इंटू एम के बराबर होता है। तो वेयर केवी क्या है भाई? वेयर केवी इज कांस्टेंट, केवी इज कांस्टेंट आर नोन एज, इसका नाम होता है मोलल इलेवेशन कांस्टेंट, या इवेल्युस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, समझ पा रहे हैं क्या? इवेल्युस्कोपिक कांस्टेंट, इसका नाम क्या होता है? केवी का नाम क्या होता है भाई? मोलल इलेवेशन कांस्टेंट, या इसका नाम क्या होता है? इवेल्युस्कोपिक कांस्टेंट। और यहां से बताइए एम क्या है? अच्छा बताइए, यहां तक समझ पा रहे हैं क्या? और इसकी केवी की यूनिट क्या होगी भाई? केवी की जो यूनिट की बात करें तो क्या हो जाएगा भाई? केवी का वही यूनिट। अच्छा बताइए, डेल्टा टीवी क्या है? एक टेम्परेचर ही तो है। और अच्छा, मोलालिटी क्या होता है? मोलालिटी का यूनिट जल्दी से बताइए, मोल पर केजी। तो बताइए, यहां से थोड़ा सा ध्यान दो, अगर आपसे केवी का यूनिट पूछे तो क्या बताइए? डेल्टा टीवी बाई एम इज इक्वल टू केवी हो जाएगा क्या? और डेल्टा टीवी क्या है? टेम्परेचर ही तो है, और टेम्परेचर का जो यूनिट होता है वो केल्विन होता है, होता ही नहीं होता है। और मोलालिटी का यूनिट मोल पर केजी, तो क्या हो जाएगा बताइए? इसका हो जाएगा देखो केल्विन, और इसका हो जाएगा मोल पर केजी, तो क्या हो जाएगा? केल्विन केजी पर मोल। क्या समझ पा रहे हैं ना? तो यूनिट ऑफ केवी क्या हो जाएगा? केल्विन केजी पर मोल। समझ पा रहे हैं? यहां से निकाल सकते हैं, टेंशन लेने वाली बात तो है ही नहीं। और एम क्या है भाई? मोलालिटी ऑफ सोल्यूशन। तो फॉर्मूला एक आ गया कि डेल्टा टीवी क्या होता है बताइए? किसके बराबर होता है? केवी इंटू एम। केवी क्या है? मोलल इलेवेशन कांस्टेंट या इवेलोस्कोपिक कांस्टेंट। तो डेल्टा टीवी इज इक्वल टू केवी इंटू एम। अच्छा, केवी को कैसे डिफाइन करा जाए? केवी तो एक कांस्टेंट है भाई, क्या समझ पा रहे हैं ना? तो केवी तो एक कांस्टेंट है, और केवी को डिफाइन करना है, ध्यान देना है कि केवी की जो वैल्यू होती है हमेशा क्वेश्चन में मेंशन होती है। समझ पा रहे हैं क्या आप लोग? कांस्टेंट है और इसका वैल्यू हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा, लेकिन केवी को डिफाइन करना है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा भाई। डेल्टा टीवी इज इक्वल टू केवी इंटू एम है। अगर मैं मोलालिटी को 1 मान लेता हूं, अगर मोलालिटी को 1 मानेंगे तो बताइए डेल्टा टीवी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? केवी के बराबर हो जाएगी। मतलब अगर सोल्यूशन का मोलालिटी 1 हो जाए, अगर सोल्यूशन की मोलालिटी 1 हो जाए तो उस समय जो राइज इन बॉइलिंग पॉइंट होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? वही क्या हो जाएगा भाई? केवी। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? अगर मोलालिटी 1 है, अगर सोल्यूशन की मोलालिटी 1 है, मोलालिटी 1 का मतलब क्या होता है?
मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मोलालिटी का फॉर्मूला बताइए, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मतलब 1 kg सॉल्वेंट में अगर सॉल्यूट का मोल 1 है तभी ना मोलालिटी 1 आएगा। तुम नहीं समझा, पहले ध्यान दीजिए। पहले डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू एम है। अगर मैंने बोला एम की वैल्यू 1, अगर मान लीजिए सोल्यूशन की मोलालिटी है 1 और सोल्यूशन की मोलालिटी 1 होगी तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी होगा कि नहीं होगा, पहले ये बताइए। अगर डेल्टा टीबी का मतलब क्या है, राइज इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब ऐसा सोल्यूशन, अगर सोल्यूशन की मोलालिटी 1 है तो जो राइज इन बॉइलिंग पॉइंट होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, केबी के बराबर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं क्या? तो मान लो क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब मोलालिटी 1 कब होगा, मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट। क्या होता है भाई, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी होता है ना भाई। अगर सॉल्वेंट का मास 1 kg है तो उसमें सॉल्यूट के मोल 1 होगा तभी ना उसका मोलालिटी 1 होगा। मतलब 1, मैं बोल सकता हूं 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में अगर सॉल्यूट के मोल 1 है तभी मोलालिटी 1 आएगा। अरे भाई मैं 1 kg बोलूं या 1000 ग्राम बोलूं, बात तो बराबर ही है। क्या तुम समझे, नहीं समझा? मतलब थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मान लो ये हमारा सोल्यूशन है और इसमें जो सॉल्वेंट है वो 1000 ग्राम है भाई। 1000 ग्राम का मतलब 1 kg। और उसमें अगर हम लोग सॉल्यूट के मोल कैलकुलेट करें और सॉल्यूट के मोल आ गया 1, तो क्या इस केस में बताइए क्या हो जाएगा, मोल हमारा 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सॉरी मोलालिटी 1 हो जाएगा। मोल है 1, देखो मोल कितना है, 1 है, मोल कितना है 1 और कितना में है 1000 ग्राम में, तो क्या ये सोल्यूशन की मोलालिटी 1 हो जाएगी। और सोल्यूशन की मोलालिटी 1 होगी तो डेल्टा टीबी किसके बराबर हो जाएगा, केबी के बराबर हो जाएगा। मतलब देखो मोलल इलेवेशन कांस्टेंट इज डिफाइन एज, अब केबी को डिफाइन करना है तो सिर्फ और सिर्फ क्या पुट करना है, मोलालिटी को 1 डाल देना है तो आंसर आ जाएगा। मतलब मोलालिटी को 1 डालने से जो राइज इन बॉइलिंग पॉइंट होता है उसी को क्या बोला जाता है, केबी। क्या समझ पा रहे हैं क्या? और केबी की वैल्यू को निकालना नहीं होता है भाई, वो डायरेक्टली क्वेश्चन में मेंशन होता है कि केबी की वैल्यू इसके लिए इतना है, इसके लिए इतना है। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? क्या आप समझ पा रहे हैं आप? थोड़ा लिख लीजिए भाई, लिखिए मोलल इलेवेशन कांस्टेंट, थोड़ा लिख लीजिए भाई। मोलल इलेवेशन कांस्टेंट इज डिफाइंड एज, मोलल इलेवेशन कांस्टेंट ब्रैकेट में केबी इज डिफाइंड एज, मोलल इलेवेशन कांस्टेंट ब्रैकेट में केबी इज डिफाइंड एज rise in boiling point, rise in boiling point, rise in boiling point when molality of solution is 1, rise in boiling point when molality of solution is, तो चलिए आप लोग वो कॉपी कर लीजिएगा, डेल्टा टीवी इक्वल टू केवी इंटू एम है ना, तो वहां में एम को 1 डाल देना तो डेल्टा टीवी इक्वल टू केवी के बराबर होगा। चलिए समझ पा रहे हैं क्या आप? तो इस टॉपिक से रिलेटेड आपको नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे।